नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +2 की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर विजयनगर जो वर्तमान में कर्नाटक का जो साम्राज्य या राज्य है उसके अंतर्गत जो प्रदेश है वो शामिल है, वो किए जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमने उत्तर भारत और जो दक्षिण भारत के प्रमुख कई राज्यों को मिलाकर उस साम्राज्य की स्थापना है वो लगभग 14वीं शताब्दी के अंतर्गत है वो की गई थी। तो किस तरीके से शासक और व्यापारिक वर्ग और किस तरीके से उसका चरमोत्कर्ष जो काल है और उसका जो पतन है उसके बारे में जो आज के वीडियो के अंतर्गत हमारा दिया गया है। चूँकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। तो इस काल के अंदर जो युद्ध कला के जो कला थी वो काफ़ी सैनिक शक्ति के ऊपर आधारित थी और घोड़ों का जो प्रयोग वो काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाता था। और जिन घोड़ों का प्रयोग युद्ध कौशल के अंतर्गत किया जाता था तो उनका व्यापारिक तौर पे उनका जो आयात है वो अरब और मध्य एशिया के देशों से उनका जो व्यापार है वो किया जाता था। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह जिन्हें कुदुरई चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था भी इन विनिमयों में भाग में लेते थे। तो शुरुआती दौर के अंदर इन व्यापारियों का जो अरब के व्यापार के ऊपर पूरा नियंत्रण जो स्थापित था वो हो चुका था। और इन व्यापारियों के द्वारा जिन स्थानीय समूह के द्वारा इन व्यापारियों का व्यापार जो घोड़ों के लिए प्रयोग है वो किया जाता था, इनका जो नामकरण था वो कुदुरई चेट्टी अथवा जिनको घोड़ों के व्यापारी के रूप में जाना जाता था। काफ़ी जो पार्टिसिपेट है इन व्यापारिक स्तर पे जो भाग है वो लेते थे। 1498 ईस्वी से कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए थे। काफ़ी अधिक मात्रा में इनके अंतर्गत है वो जो नाम है वो लिए जा सकते हैं। लगभग 1498 ईस्वी की या 15वीं शताब्दी के अंतिम काल के अंदर इनका जो कार्यकाल है वो देखा जा सकता है। ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर आए थे और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास है वो करने लगे थे। तो जिनके आगमन के लिए प्रमुख माना जाता है वो पुर्तगाली जो महाद्वीप लोग थे वो पश्चिमी तट के ऊपर सबसे पहले आए थे और व्यापारिक तथा सामरिक दृष्टिकोण से व्यापार करने के लिए इन्होंने काफ़ी जो केंद्र है या व्यापारिक स्तर है वो स्थापित है वो कर लिए थे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग से उन्हें इस काल में उलझी हुई रणनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता है वो की थी। तो उनकी बेहतरी सामरिक तकनीकी विशेष रूप से अगर बंदूकों के प्रयोग से इसका जो पुर्तगालियों का जो उल्लेख वो दिया जा सकता है, उसमें इस युद्ध कौशल क्षेत्र के अंतर्गत इस सामरिक दृष्टिकोण से जिन तकनीकों के द्वारा बंदूकों का या इन हथियारों का प्रयोग किया जा सकता था उसके अंतर्गत ये जो शक्ति थी एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में जो पावर के रूप में उभर कर सामने आई थी। जिस तरीके से आपने देखा था कि ब्रिटिश इंडिया ने हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए किस तरीके से बंदूकों का जो प्रयोग है वो किया था। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाज़ारों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। जिन व्यापारिक दृष्टिकोणों के माध्यम से जो विजयनगर बाजार के लिए मुख्य माना जाता था उसके अंतर्गत मसाले, वस्त्रों, रत्नों और अन्य जो महत्वपूर्ण केंद्र थे वो विजयनगर के लिए प्रसिद्ध है वो माने जा सकते हैं। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। तो यहाँ की जो उपजाऊ भूमि की वजह से जो यहाँ की जनता थी, प्रोडक्शन का जो कार्य सबसे अधिक मात्रा में होता था। तो यहाँ की जनता शुरुआती दौर पर ही समृद्ध है वो मानी गई थी और अधिकतर व्यापारिक रूप से इनकी जो डिमांड होती थी वो महंगी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे
प्रयोग किया जाता था, जिसके अंदर विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की जो मांग थी वो मुख्य मानी जा सकती है। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है वो देते थे। और दूसरा महत्वपूर्ण जो मुख्य कारण था, व्यापारिक दृष्टिकोण के माध्यम से जो रेवेन्यू प्राप्ति के लिए जो समृद्धि के लिए जो राज्य का आर्थिक स्तर था वो महत्वपूर्ण है वो माना जा सकता था। अब समयकाल के तौर पर इसका जो पिक पॉइंट और पतन है वो किस तरीके से इसका जो समयकाल है वो माना जा सकता है, इसके बारे में बताया गया। राजनीति में सत्ता के दावादारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल होते थे, जिनमें पॉलिटिकल पार्टी में एक्टिवेट करने के लिए उसके अंदर जो शासकीय वंश के अंदर इसको जो शामिल है शासन के अंतर्गत, इनमें सत्ता के दावेदारी में जो वंश होता था शासकीय वंश उसको शामिल है, कमांडर के तौर पर इनको पहले शामिल है वो किया जाता था। पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था ने 1485 तक नियंत्रण है वो रखा था। तो पहले जो वंश के अंतर्गत 1485 तक जिसके अंतर्गत संगम वंश को शामिल है वो किया जाता था, इसके कंट्रोल में रहा था। उन्हें सुलूबों ने उखाड़ फेंका जो सैनिक कमांडर थे और वे 1503 तक सत्ता में रहे थे। तो पहले राजवंश के अंतर्गत संगम वंश का जो वंश की जो उखाड़ने की जो परिवर्तन है वो किया था, वो सुलूबो वंश ने उखाड़ फेंका था, जो सैनिक तौर पे काफ़ी कुशल थे और 1503 के आसपास उन्हें सत्ता परिवर्तन है वो किया था। इसके बाद तुलुवों ने उनका स्थान लिया। कृष्णदेव राय तुलुवो वंश से संबंधित संबंध थे, यानी कि तुलुवो वंश के अंतर्गत उनका सत्ता के अंदर शामिल है वो करने के बाद उसके जो मुख्य शासक थे वो कृष्णदेव राय है वो माने गए थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण थी। तो कृष्णदेव की शासन की मुख्य विशेषता विस्तारवादी की नीति और दृढ़ संकल्प होकर एकीकृत शासन व्यवस्था को माना जा सकता है। इसी काल में तुंगभद्रा तथा कृष्ण नदियों के बीच का क्षेत्र हासिल है वो किया, और इसी समय काल के अंदर उन्होंने 1512 के ईस्वी के समय काल के अंदर जो द्वाब क्षेत्र था उनको हासिल है वो किया था। उड़ीसा के शासकों का दमन किया और बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया। इसी के अंतर्गत उन्होंने उड़ीसा के शासन के अंतर्गत और बीजापुर के सुल्तान को उन्होंने 1520 ईस्वी में पराजित है वो कर दिया था। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि में स्थिति में फला फूला। तो मुख्य रूप से इसको प्रशासनिक और ढांचागत दृष्टि से सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है वो माना जा सकता है, और समृद्धि की स्थितियों में ये काफ़ी अतुलनीय योगदान है वो दिया जा सकता है। कुछ महत्वहीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्ण देव को ही जाता है। इसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नंगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय या उसके बाद के कालों से प्राप्त हमें होते हैं। तो बेहतरीन मंदिरों की जब बात की जाती है कि कृष्णदेव राय ने जो गोपुरमों की जिस तरीके से स्थापना की थी उसके अंदर उसका नाम है उल्लेखनीय माना जाता है। तो जैसा कि कृष्णदेव राय से संबंधित दक्षिण भारत के मंदिरों से संबंधित जो हमारा चैप्टर है वो 7वीं क्लास की जो हमारी SST की बुक है उसके अंदर अच्छे डिटेल में दिया गया किस तरीके से गोपुरमों का जो प्रचार प्रसार वो किया जाता था। और कृष्णदेव ने इस मंदिरों का निर्माण जो शैली थी वो अपनी माँ के नाम पर रखी थी, और उसी के उपनगर के अंतर्गत इनकी स्थापना विजयनगर की स्थापना वो उन्होंने की थी। और उसके बाद के कालों में जो सबसे विस्तृत रूप से इसका जो विवरण देखा जा सकता है वो कृष्णदेव का देखा जा सकता है। कृष्णदेव की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों की विद्रोही नायकों तथा सेनापतियों से चुनौती का सामना वो करना पड़ा था। तो कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसके जो जितने भी उत्तराधिकारी थे वो इतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे कि जितनी तरीके से वो अपने साम्राज्य का जो संगठित ढांचा वो कायम है वो रख सकते थे। तो उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों के अंतर्गत नायकों और सेनापतियों के बीच में काफ़ी अधिक मात्रा में युद्ध है वो हुए थे। 1545 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य शासकीय वंश अराबिंदु के हाथों में चला गया था, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहा था। इसी के अंतर्गत 1542 में जो पावर थी वो 17वीं शताब्दी के अंतर्गत जो चली गई थी वो राजकीय वंश के अरविंदों के हाथों में चली गई थी। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही उसका दक्कन सुल्तानों के शासकों के सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण है वो बदल रहे थे। जिस प्रणाली और अंतर्गत इन विचारों का उल्लेख है वो किया गया था, जिसके
महत्वपूर्ण शासकों में दक्षिण भारत के सुल्तानों का नाम है वो दिया जा सकता है। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण सुल्तानों के बीच मैत्रीपूर्ण समझौतों के रूप में परिणित है वो हुई थी। तो मुख्य रूप से ये दृष्टिकोण था वो दक्षिण भारत के सुल्तानों के बीच में उनके समझौते और मैत्रीपूर्ण व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तागड़ी के युद्ध में उतरी, जहां उसने बीजापुर, अहमदाबाद तथा गोलकोंडा के सिख सेनाओं द्वारा करारी शिक्षकता वो मिली थी। तो विजयनगर की सेना के अंतर्गत 1556 ईस्वी में राम राय के नेतृत्व में जो महत्वपूर्ण जो लड़ाई लड़ी गई थी वो विजयनगर, बीजापुर, अहमदाबाद और गोलकोंडा की सिख सेनाओं के साथ लड़ी गई थी, जिसको अंतर्गत उन्होंने राज्य का मुँह देखना है वो पड़ा था। विजय सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूट लिया। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहाँ अराबिंदु राजवंश ने पनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी के समीप वो शासन किया था। तो इन्होंने पूर्ण रूप से विजयनगर को तहस नहस करके इसका जो साम्राज्य था अराबिंदु राजवंश ने वो पूर्ण रूप से पेनाकोंडा और उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर शामिल है वो कर लिया था। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी, फिर भी सुल्तानों तथा रायों के संबंध में धार्मिक विभिन्नताएं होने पर भी हमेशा तथा प्रिहाय रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहे थे। जिस तरीके से इनके बीच में व्यवहारिक स्तर पर जो व्यवहार है वो देखा जा सकता है, उसके अंतर्गत सुल्तानों और रायों के बीच में जो धार्मिक विभिन्नता होने पर भी हमेशा से इनके बीच में जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार है वो नहीं रहे थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सुल्तानों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तानों ने कृष्णदेव राय के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकारी के विवादों को सुलझाने के हस्तक्षेप है वो किया था। तो महत्वपूर्ण रूप से विजयनगर और बीजापुर के सुल्तानों के बीच में जो दुश्मनी की पर्यायी घटना थी वो नहीं देखी जा सकती, और काफ़ी इन्होंने समय काल के अंदर दोनों के बीच में जो विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप है वो किया था। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनत दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने के इच्छुक थे। यहाँ राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की थी, किंतु वे सुल्तान एक हुए और उन्होंने एक निर्णायक रूप से पराजित वो कर दिया था। तो मुख्य रूप से विजयनगर और सल्तनत के सुल्तानों के बीच में दोनों रूप से जो स्थायित्व था वो सुनिश्चित करने के लिए दोनों के बीच में जो एक एग्रीमेंट है वो संधि के तहत इन्होंने रणनीति अपना ली थी, और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कोई भी जो षड्यंत्र करने की कोशिश है वो नहीं करना चाहते थे, और निर्णायक रूप से ये जो नीति थी उन्होंने फैसले वो ले लिए थे। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे जो सामान्य किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशक्त समर्थन होते थे। तो मुख्य रूप से नायक और राय और उनके बीच में जो सेना के प्रमुख करने के लिए जो किलों पर नियंत्रण करने के लिए जो सशस्त्र जो उनके जो कट्टर समर्थक होते थे उन पे जो नियंत्रण है वो शक्ति प्रयोग के द्वारा उनका प्रयोग है वो किया जाता था। ये प्रमुख आमतौर पर एक दूसरे के स्थान पर भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ है वो देते थे। तो काफ़ी उपजाऊ भूमि का उपयोग करने के लिए काफ़ी आमतौर पर एक दूसरे स्थान पर जो भ्रमण है वो करते रहते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे और ये आमतौर पर तेलुगु तथा कन्नड़ भाषा का प्रयोग करते थे। जिन किसानों के द्वारा इनकी सहायता की जाती थी उनको नायक कहा जाता था और वो मुख्य तौर पर तेलुगु तथा कन्नड़ भाषा का प्रयोग है वो करते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया था तथा ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैन्य कार्रवाई के माध्यम से ही वंश में किया जाता था। तो मुख्य तौर पर इनको प्रणाली अपनाने के लिए शासक की संप्रभुता के आगे समर्पण करने के लिए, यानी कि शासक या राजा के आगे अपनी जो शक्ति है वो निछावर वो कर देते थे। तो अन्य रूप से इनमें अक्सर विद्रोह की जो नीति थी वो पाई जाती थी और सैनिक कार्रवाई के माध्यम के द्वारा इनको वश में किया जाता था। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज से ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। तो ये जो प्रणाली अपनाई गई थी ये मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से अपनाई गई थी।
अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसान, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। तो अमर नायक मुख्य रूप से कमांडर या सैनिक कमांडर का कार्य करते थे और जिन्हें प्रशासन के द्वारा जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए जो प्रशासनिक अधिकार है वो दिए जाते थे, जिसके अंतर्गत वो किसानों, शिल्पकर्मियों, व्यापारियों से जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों तथा हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। तो उनके लिए कुछ जो हिस्सा होता था इस रेवेन्यू का अपने पास रखने के लिए, जो इकट्ठा करने के लिए शक्ति है वो दी गई होती थी, जिसके अंतर्गत वो घोड़ों और हाथियों के रख रखाव के में उनका प्रयोग है, उस धन का प्रयोग है वो करते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया था। तो मुख्य रूप से इनको प्रशासकों या शासकों के द्वारा जो सैनिक शक्ति है वो प्रदान करने के लिए मुख्य तौर पे ये जो दल होते थे उनको सहायक होते थे और उनकी मदद से ही दक्षिणी भारत प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र के अंतर्गत उनको नियंत्रण में लिया जाता था। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रख रखाव के लिए खर्चा वो किया जाता था। तो जितने भी ये निर्धारित जो रेवेन्यू का प्रयोग करते थे उनमें से कुछ हाथी और दल के अलावा जो अन्य सिंचाई और मंदिरों की रख रखाव के लिए उनका प्रयोग है वो किया जाता था। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी शक्ति प्रकट करने के लिए राज के दरबार में उपहारों के साथ समय में उपस्थित हुआ करते थे। तो अमर नायक के द्वारा राजा को एक बार इनके सामने, राजा के सामने जो प्रस्तुत होने के लिए जो भेंट है वो एक बार प्रस्तुत होते थे और इनको एक साल में भेंट होने के बावजूद भी ये काफ़ी बार जो अन्य जो कुछ उपहार स्वरूप राजा को भेंट है वो करते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर अपना नियंत्रण दर्शाता था। मुख्य तौर पर इन अमर नायकों को कई बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ट्रांसफ़र है वो कर दिया जाता था। पर 15वीं-17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायक ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। इसी कारण केंद्रीय राज्य के ढांचे का विघटन तेज़ी से होने लगा था। तो 17वीं शताब्दी के अंतर्गत कई नायकों ने अपने जो अन्य इंडिपेंडेंट राज्य स्थापित है वो कर लिए थे और इन्हीं राजकीय स्थापित जो राज्य स्थापित करने के बाद अनेक जो राजकीय ढांचे थे जिसके अंतर्गत इनका जो विघटन है वो देखा जा सकता था। तो इस तरीके से समय के शासनकाल के अंतर्गत काफ़ी जो बदलाव है समय के साथ इसमें बदलाव है वो देखे जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही। और लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये मेरा यूट्यूब चैनल वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विद दीपक को, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि तब भी कोई वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसके साथ साथ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।